वेलकम बैक टू नॉलेज एंड आउट। मैं हूं ऋषभ शुक्ला, आपका इकोनॉमिक्स टीचर, और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एमकॉम सिलेबस में, बीकॉम सिलेबस में, और वो लोग जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं बेसिकली उनके लिए, क्योंकि इस वक्त मौसम थोड़ा सा गर्म सा हो रखा है। बाहर के टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रिपरेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी या कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। बहुत कंफ्यूजिंग है और बहुत इजी भी है। मैंने पर्सनली यूट्यूब पे कम से कम कुछ नहीं तो 20 से 25 वीडियो देखे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो 5 मिनट में इकोनॉमिक्स समझा दे रहे हैं, अच्छी बात है, बट पढ़ने के लिए और जाकर आपका एग्ज़ाम देने के लिए ठीक है जब रिटर्न आप देने जाते हो, बट जब आप कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आपके लिए हर एक छोटी से छोटी चीज़ भी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने काफ़ी कुछ लिख रखा है, तो चलिए बिना देर किए हुए से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा वैसे ही हो जाएगा। और अगर इस थ्योरी से कुछ बेनिफिट उठाना चाहते हैं और इस थ्योरी को समझना चाहते हैं तो बने रहिएगा आखिरी तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। को जानने के लिए उसकी जो जेस्ट है, जो उसका कोर है, जिस पर वो थ्योरी बेस्ड होती है, पिलर कह सकते हैं, वो होता है उसका एजम्पशन, ठीक है ना। लेकिन उससे भी पहले जानते हैं कि ये कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी है क्या। तो दिस थ्योरी इज प्रोपाउंडेड बाय डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो ने इसको प्रोपाउंड किया। दिस थ्योरी वाज बेस्ड ऑन कंपैरेटिव डिफरेंस इन कॉस्ट। एक्चुअली इसके पहले एडम स्मिथ एक थ्योरी लेकर आए थे जिसका नाम था एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। उसको तो सबसे पहले चलिए एजम्पशन पर बात कर लेते हैं। तो ये बेस्ड है लेबर कॉस्ट पर। ये जो थ्योरी है ये लेबर कॉस्ट पर बेस्ड है, यानी माना जाता है कि प्रोडक्शन के लिए जो फैक्टर यूज किया जा रहा है, यानी कि फैक्टर प्रोडक्शन है, वो सिर्फ लेबर है और कुछ नहीं है, ठीक। टू गुड्स यहाँ पर मैंने पहले से लिया। अच्छा, वहां पर ऐसा कुछ नहीं है कि डेविड रिकार्डो ने कंप्यूटर और वीट को लिया था, मैंने एग्जांपल के तौर पे ले लिया है। मैंने एग्जांपल यहाँ मेंशन कर दिया है कि टू गुड्स कंप्यूटर एंड वीट्स आर टेकन इनटू द कंसीडरेशन। देयर आर टू नेशन, इसीलिए इसको 2x2 थ्योरी भी कहा जाता है, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट होती है, कॉस्ट किसी भी तरह से इसमें वेरिएबल नहीं है। फिक्स्ड कॉस्ट का कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं कौन? डेविड रिकार्डो। इसमें किसी तरह की कोई वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, तो कोई डाउट मत रखिएगा। नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कोई भी किसी भी तरह की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन का एनवायरनमेंट माना जाता है, और आप जानते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होती है। होमोजीनियस लेबर, ये माना गया है डेविड रिकार्डो के द्वारा कि जितने भी लेबर इकोनॉमी में हैं और जितने भी लेबर काम कर रहे हैं एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दे आर होमोजीनियस, दे हैव अ सिमिलर काइंड ऑफ स्किल एंड एफिशिएंसी। क्लियर? फ्री ट्रेड, फ्री ट्रेड मींस देयर इज अ नो रिस्ट्रिक्शन बाय द गवर्नमेंट, और देयर इज अ नो बैरियर फ्रॉम द गवर्नमेंट इन बिटवीन द ट्रेड। इज दैट क्लियर? फ्री ट्रेड के साथ ये भी माना गया है कि फ्री मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स है, लेकिन ध्यान दीजिएगा विद इन कंट्री लेबर इक्वली एफिशिएंट है, फ्री मूव कर सकते हैं, लेकिन विद इन द कंट्री। रीजन ये है कि अगर कोई लेबर इस देश से उस देश में चला जाता है तो जो कॉस्ट डिफरेंस राइज होने वाला है किसी भी एक कंट्री में, किसी भी एक नेशन में, फिर वो रहेगा ही नहीं, उसका कोई लॉजिक ही नहीं बनेगा। अगर मैं इंडिया में रहकर काम कर रहा हूँ और इंडिया के लिए बेनिफिशियल हूँ, मैं कॉस्ट एफिशिएंट हूँ, और मैं जाके किसी और देश में काम करने लगूंगा, तो ये जो एफिशिएंसी है मेरी, या जो कह सकते हैं एडवांटेज मिल रहा है इंडिया को, ये किसी और नेशन को मिलने लगेगा। देन देयर विल बी नो कांसेप्ट ऑफ ट्रेड बेस्ड ऑन दिस थ्योरी। ओके, अगला है फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन होनी चाहिए, कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आजकल सब लोग यही मांग रहे हैं, कोई बात नहीं। कांस्टेंट टेक्नोलॉजी, देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट, ठीक है ना, या टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, मशीन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, प्रोडक्शन टेक्निक में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, एवरीथिंग शुड रिमेन कांस्टेंट। अच्छा, चलिए एजम्पशन के बाद अब हम बात करते हैं अपने एग्जांपल पर, ठीक है ना। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत सारा चीज दिख रहा है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बहुत आराम से समझ में आएगा, ठीक है। मैंने गुड्स लिया है कंप्यूटर और वीट, कंट्री लिया है इंडिया एंड नेपाल। क्लियर? पहले तक तो दिमाग में बैठा लीजिए कि दो देश हैं, इंडिया और नेपाल, दो गुड्स हैं, यानी कि दो कमोडिटीज हैं, कंप्यूटर एंड वीट। अब मैंने कहा कि इंडिया के पास जो लेबर एफिशिएंसी है, जो प्रोडक्शन एफिशिएंसी है, वो 50,000 घंटे की है।
क्लियर। वहीं पर नेपाल में मैंने 30,000 घंटे की लेबर एफिशिएंसी मानी हुई है। तो हमने मान लिया है कि 50,000 घंटे इंडिया के पास है, 30,000 घंटे जो है वो किसके पास है, नेपाल के पास है। इतना ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, दो देश इंडिया और नेपाल, दो गुड्स कंप्यूटर एंड व्हीट। इंडिया के पास जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो है 50,000 घंटे की, और जो नेपाल के पास प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो है 30,000 घंटे की। यानी कि वो चाहे तो कंप्यूटर को 50,000 घंटे में बना सकते हैं, चाहे तो व्हीट को भी 50,000 घंटे में बना सकते हैं, और चाहे तो इक्वली उसको डिवाइड भी कर सकते हैं। तो चलिए कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखते हैं। ये माना कि अगर इंडिया सिर्फ कंप्यूटर प्रोड्यूस करे, और ध्यान से सुनिए, अगर इंडिया सिर्फ कंप्यूटर प्रोड्यूस करे तो वो टोटल कंप्यूटर कितने बना पाएगा। तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि एक कंप्यूटर बनाने में कितने घंटे लगेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए, तो लिखा हुआ है कॉस्ट, एक कंप्यूटर को बनाने में 100 घंटे लगते हैं पर यूनिट, ठीक है। तो मैक्सिमम हम कितने कंप्यूटर प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वैल्यू ऑब्वियस है 50,000 डिवाइडेड बाय 100 एंड वी विल गेट 500 यूनिट्स। अगर इंडिया सिर्फ कंप्यूटर बनाए अपने सारे लेबर्स को लगाकर तो 500 यूनिट बना सकता है। वहीं पर नेपाल के जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो है 125 घंटे पर यूनिट। यानी कि अगर नेपाल में यही चीज़ प्रोड्यूस किया जाता है, यानी कंप्यूटर प्रोड्यूस किया जाता है, तो 125 घंटे लगते हैं। तो टोटल वो कितना प्रोड्यूस कर पा रहा है, तो 30,000 डिवाइडेड बाय 125 तो निकल कर आता है 240 यूनिट्स। यानी कि अगर नेपाल सिर्फ कंप्यूटर बनाता है तो 240 यूनिट बना पाता है, इंडिया अगर सिर्फ कंप्यूटर बनाता है तो 500 यूनिट बना पाता है। चलिए व्हीट की बात कर लेते हैं। व्हीट का दिया हुआ है 10 घंटे पर यूनिट। यानी कि अगर इंडिया व्हीट प्रोड्यूस करता है तो 10 घंटे में एक यूनिट का मतलब यहाँ पर टन है, एक गेहूं की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना, यहाँ पर टन की बात हो रही है, यूनिट का मतलब टन है यहाँ पर। और तो मैक्सिमम प्रोडक्शन कितना कर सकते हैं, तो एक टन बनाने के लिए 10 घंटे चाहिए, तो 50,000 घंटे में कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो 50,000 डिवाइडेड बाई 10, आंसर निकल कर आ गया 5,000 यूनिट। सिंपल मैथ्स से सबको आती है, अगर इतनी मैथ्स नहीं आ रही तो भैया समस्या है, ठीक है, उसको जाके इलाज करवाइए। 25 यूनिट 25 घंटे ले रहा है एक टन बनाने के लिए नेपाल, और नेपाल के पास टोटल आवर्स कितने थे, 30,000 घंटे। एक टन बनाने में 25 आवर ले रहा है, तो टोटल प्रोडक्शन कितना कर सकता है, 30,000 डिवाइडेड बाई 25, आंसर आ गया आपका 1200 यूनिट्स। तो फिर से देखते हैं एक बार, अगर इंडिया सिर्फ कंप्यूटर बनाता है तो 500 यूनिट, नेपाल अगर सिर्फ कंप्यूटर बनाता है तो 240 यूनिट, इंडिया अगर सिर्फ व्हीट प्रोड्यूस कर रहा है तो 5,000 यूनिट, और अगर नेपाल सिर्फ व्हीट प्रोड्यूस कर रहा है तो 1200 यूनिट यानी कि 1200 टन प्रोड्यूस कर रहा है। इतना दिमाग में बैठा लीजिएगा, इसके आगे चलते हैं। अब मुझे कैलकुलेशन करना है एडवांटेज की। अब ये एडवांटेज कैसे समझिए, यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिया जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी इसी में है, ठीक है, इंटरनेशनल ग्रिड का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल है, उसको अभी हम पढ़ेंगे आगे आने वाले वीडियोस में, हम बनाएंगे। आपकी जैसे जैसे रिक्वायरमेंट रहती रहेगी हम बनाते रहेंगे। एक्चुअली ये मेरे कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट थी कि सर बना दीजिएगा, तो हम उसको थोड़ा देख लेंगे, पढ़ लेंगे, क्योंकि हर बार ऑफलाइन मिलना हो नहीं पाता, इसलिए बनाया गया है, ठीक है। चलिए अब गुड्स वही है कंप्यूटर और व्हीट, कंट्री वही है इंडिया और नेपाल, बस ये देखना है कि आपस में इनकी कंपैरेटिव एडवांटेज कितनी है। देखिए जहां पर इंडिया 100 घंटे में बना रहा है एक कंप्यूटर, वहां नेपाल 125 घंटे में एक कंप्यूटर बना रहा है। यानी कि एडवांटेज कितनी है, अगर मैं रेशियो में लेकर आता हूं, एक यूनिट बनाने में कितना आर लग रहा है, यानी कितने घंटे लग रहे हैं, इसकी बात चल रही है। तो एक कंप्यूटर इंडिया बना लेता है 1 घंटे में, जबकि वही एक कंप्यूटर बनाने में उसको 1.25 घंटे, लगभग 1.5 घंटा लग जाता है, ठीक है ना, 1.25 घंटे से ज़्यादा, 1.5 घंटे से कम, ऑलमोस्ट 1.5 घंटा है ये, क्लियर। अब अगर मैं व्हीट की बात करता हूँ, ठीक है ना, तो 1 टन व्हीट प्रोड्यूस करने में इंडिया 10 घंटे लेता है, वहीं पर नेपाल 25 घंटे लेता है। यानी कि 1 टन बनाने में 1 घंटा, और वहीं पर नेपाल कितना ले रहा है, 2.5। तो अगर ध्यान से देखें तो कंप्यूटर बनाने में एडवांटेज किसको मिल रही है और डिसएडवांटेज किसको मिल रही है, या डिसएडवांटेज नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए तो व्हीट में इंडिया को एडवांटेज है और नेपाल को कंप्यूटर में डिसएडवांटेज नहीं है कंपैरेटिवली। अगर मैं सिर्फ नेपाल की बात करता हूँ, ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए,
उसको वीट बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं सिर्फ नेपाल की बात करूँ कंपैरेटिव टू इंडिया, तो नेपाल खुद फील करेगा, या नेपाल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिएगा कि अगर नेपाल वाले सिर्फ अगर कंप्यूटर बनाए तो उनको ज़्यादा फायदा है ना, क्योंकि उनको गेहूँ बनाने में ज़्यादा समय लग रहा है, वीट बनाने में ज़्यादा समय लग रहा है, सो दे कैन प्रोड्यूस कंप्यूटर रेदर देन टू प्रोड्यूस वीट। इतना समझ में आ गया। चलिए बात करते हैं सिचुएशन की तरफ, ठीक है ना। ये तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब सिचुएशन की तरफ बात करते हैं। सिचुएशन में क्या है, इफ दे डू नॉट ट्रेड, सिचुएशन है कि अगर वो आपस में ट्रेड नहीं करते, तो समझदारी की बात क्या है भाई, इंडिया हो चाहे नेपाल, उसको कंप्यूटर की भी ज़रूरत है, उसको वीट की भी ज़रूरत है, तो दोनों लोग क्या करेंगे, समझदारी से आधे रिसोर्स को लगा देंगे वीट प्रोड्यूस करने में और आधे रिसोर्स को लगा देंगे कंप्यूटर प्रोड्यूस करने में, यानी कि जितना भी उनका मैक्सिमम आउटपुट है वो जस्ट उसका आधा हो जाएगा। लॉजिकल चीज़ है, ठीक है। चलिए, व्हेन इंडिया अप्लाई इट्स हाफ ऑफ द रिसोर्स, यानी कि 25,000 घंटे टू प्रोड्यूस कंप्यूटर, दे विल बी एबल टू प्रोड्यूस 250 यूनिट्स, विच इज़ वेरी सिंपल कि वो 500 का आधा हो जाएगा। तो ये देखिए, मैंने यहाँ एक्स एक्सिस पे कंप्यूटर दिखाया है 100, 200 और ये उसका आधा 250, ठीक। हो सकता है आपको दिख रहा हो, विजिबिलिटी कम हो, बट मैं इसीलिए बोल कर बता रहा हूँ। मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पर बड़ा सा ले देता हूँ 250, अब ज़्यादा बेटर रहेगा, क्लियर। और अगर वीट की बात करें तो वीट का मैक्सिमम प्रोडक्शन कितना हो रहा था, 5,000 यूनिट्स। अब जब 2,500 घंटे, सॉरी 25,000 घंटे, क्योंकि 50,000 है ना, तो इसका आधा 25,000 घंटे वो वीट में लगा देगा, तो वीट का भी आधा ही प्रोडक्शन कर पाएगा, यानी कि 5,000 टन की जगह अब वो 2,500 टन ही प्रोड्यूस कर पाएगा। तो यानी कि 1,000 टन, 2,000 टन और यहाँ पर आ गया 2,500 टन। तो ये बन गया इनका पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी बोलते हैं, पीपीएफ भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैक्सिमम प्रोडक्शन करता तो 5,000 कर पाता वीट की, अगर पूरे रिसोर्स लगाता और पूरे रिसोर्स लगा के अगर कंप्यूटर करता तो सिर्फ 500 कर पाता। अभी उसने दिमाग लगा कर क्या किया, आधे आधे रिसोर्स को डिप्लॉय कर दिया। तो ई पॉइंट पर उनका एक ऐसा कॉम्बिनेशन मिलेगा जहाँ पर उनको कंप्यूटर और वीट दोनों प्राप्त हो जाएगा और वो वेट ना करने की सिचुएशन में रहेंगे। इसी सिचुएशन में अगर नेपाल में बात करते हैं तो नेपाल कंप्यूटर का कितना प्रोडक्शन कर रहा था, 240। अभी 15,000 घंटे लगाकर अगर वो प्रोडक्शन करे, अभी तो 30,000 लगाकर कर रहा था तो 240 था, अगर 15,000 लगाएगा तो क्या होगा, इसका जस्ट आधा हो जाएगा, यानी कि 120 यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर। जब 30,000 घंटे लगाकर वीट प्रोड्यूस कर रहा था नेपाल तो 1,200 कर रहा था, लेकिन इसका आधा यानी कि 15,000 घंटे लगाकर अगर प्रोड्यूस करेगा तो 1,200 का आधा 600। ये देखिए, यहाँ पर देख लेते हैं इनका मैक्सिमम पीपीसी क्या था। अगर वो सिर्फ वीट प्रोड्यूस करता तो 1,200, सिर्फ कंप्यूटर प्रोड्यूस करता तो 240। अभी क्या है, आधा आधा रिसोर्स लगाया है, तो ई पॉइंट पर क्या करेगा, वो नो ट्रेड की सिचुएशन में आ जाएगा। क्लियर। ये थ्योरी थोड़ी सी आपको एडम स्मिथ की थ्योरी ऐसी लगेगी, जिन लोगों ने एडम स्मिथ की थ्योरी पढ़ रखी है उनके लिए बात करो, जिन्होंने नहीं पढ़ा अपकमिंग वीडियो आने वाला है, जल्दी आपको मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा तभी आपको मिल पाएगा, नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिएगा तभी आपको सूचना प्राप्त हो पाएगी। देखने वाले बहुत हैं, मैंने देखा है कि देखते बहुत से लोग हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है। तो ये समस्या है उनके साथ और वो ज्ञान कभी काम नहीं आता, ध्यान रखिएगा। चलिए, ये तो बात है जब वो ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन डेविड रिकार्डो का कहना है कि कंपैरेटिव एडवांस थ्योरी को देखते हुए, एडवांटेज थ्योरी को देखते हुए, हर नेशन क्या चाहता है, अपने सेटिस्फैक्शन को बढ़ाना चाहता है, अपने जो कंजम्पशन लेवल को बढ़ाना चाहता है, क्योंकि पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ रही है। तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, एडवांटेज उठाते हैं कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी की। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। व्हेन दे विल प्रोड्यूस प्रोपोर्शनेटली, जब वो क्या करेंगे, एक अनुपात में प्रोड्यूस करेंगे, दिमाग लगाकर थोड़ा सा आपस में एक दूसरे को देखकर। तो चलिए देखते हैं। इंडिया है, नेपाल, इसको फिर देख लीजिएगा। यहाँ इंडिया है, नेपाल है, मैंने प्रोडक्शन ले लिया है। अब प्रोपोर्शनेट, अभी तक क्या कर रहे थे, हाफ हाफ कर रहे थे, अभी क्या करेंगे, प्रोपोर्शनेट करेंगे, ठीक है। तो मैंने एज्यूम किया है कि इंडिया अगर कंप्यूटर की 160 यूनिट बनाए और वीट की 3,400 टन प्रोड्यूस करे, नेपाल अगर 240 कंप्यूटर यूनिट्स बनाए और एक भी वीट प्रोड्यूस ना करे, तब इनके बीच में ट्रेड पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर तो सिचुएशन नो ट्रेड की थी। अब मैं ट्रेड की सिचुएशन लाने वाला हूँ। तो मैंने एज्यूम किया है कि प्रोडक्शन है 160 यूनिट कंप्यूटर का और 3,400 टन वीट का इंडिया के केस में, और नेपाल के केस में
240 यूनिट कंप्यूटर और बीट का तो प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या इसका फायदा मिल पाएगा, और मिल पाएगा तो किस तरह से मिल पाएगा। तो चलिए देखते हैं। अब क्या करें, इंडिया ने 160 कंप्यूटर प्रोड्यूस किए, तो इसको चाहिए कि वो इंपोर्ट कर ले 110 यूनिट, किससे? नेपाल से। चलिए कर लिया। अब देखिए इसका 2500 का प्रोडक्शन था, 2500 का प्रोडक्शन था, इसे 3400 प्रोड्यूस कर रखा है, यानी 700 यूनिट क्या है एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रखी है। वो ये क्या कर दे, एक्सपोर्ट कर दे। क्या कर दे? एक्सपोर्ट कर दे। किसको? चाइना, नेपाल को। चाइना का नहीं करना, नेपाल को कर दो। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर ये इंपोर्ट करता है 110 यूनिट कंप्यूटर का और एक्सपोर्ट कर दे रहा है 700 यूनिट बीट का इस नेपाल को, तो इनका टोटल देखिए। अब इंडिया के पास टोटल कंप्यूटर कितने हो गए? 270। पहले कितने थे जब ट्रेड नहीं कर रहे थे? 250। अभी कितने हैं? 270। पहले कितने थे? 250। इंडिया ने, अभी इंडिया के पास बीट कितना है? ये टन्स में बात हो रही है भाई साहब, ध्यान रखिएगा। 2500 टन। क्लियर? विजिबिलिटी है? अगर विजिबिलिटी है तो दिखाई पड़ रहा है, बार बार इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं। पहले कितना कर रहे थे? 2500 कर रहे थे। 2500 अभी भी इनके पास है, कोई नुकसान की बात नहीं है। ठीक, कंप्यूटर की बात करते हैं। कंप्यूटर नेपाल ने 100 क्या कर दिया है? एक्सपोर्ट कर दिया। किसको? इंडिया को। तो अब इसके पास कितना बचा? 130। ट्रेड करने के बाद 130 बच रहा है। जब वो ट्रेड नहीं कर रहा था तो उसके पास कितना था? मात्र 120 था। याद देख रहे हो? गजब गजब की चीज है। मतलब मैंने 100 कंप्यूटर एक्सपोर्ट भी कर दिया, अभी भी मेरे पास देखो 100 मतलब 10 जो है 10 यूनिट ऑफ कंप्यूटर एक्स्ट्रा है अभी भी मेरे पास। यही है कमाल कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी का। ठीक, बीट मैंने एक भी प्रोड्यूस नहीं किया था, निल था, लेकिन अभी मेरे पास कितना है? 700। सॉरी, अभी मेरे पास कितना है? 700। जब मैं ट्रेड कर रहा हूँ, जब ट्रेड नहीं कर रहा था तो कितना था? 600। तो यहाँ पर आपने देखा कि कंट्री ने ट्रेड किया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी किया, उसके बाद भी प्रॉफिट में है, लॉस में कहीं से नहीं। ठीक है, तो ऊपर जब वो ट्रेड नहीं कर रहे हैं तो उनके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी भी कम है और कंजम्पशन की भी लिमिट है। लेकिन जब वो ट्रेड कर रहे हैं किसके थ्रू? कैलकुलेशन ऑफ एडवांटेज, यानी कंपैरेटिव एडवांटेज की कैलकुलेशन के बाद जब उन्होंने अपनी प्रोडक्शन हैबिट को बदला, तब उन्होंने देखा कि नहीं, हमें तो बेनिफिट हो रहा है। बस यही से यही बेस है कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी का। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं, एक्सप्लेनेटरी वीडियोस हमेशा बनते रहते हैं और बनेंगे। बस आप हमको कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि कौन सा पॉइंट ऐसा था जो आपको क्लियर नहीं हुआ। मैं एक नए वीडियो के साथ आपको उसकी क्लियरिफिकेशन जरूर दूंगा। तो बने रहिए नॉलेज हैंगआउट के साथ, और अगला वीडियो जल्द आने वाला है आपको इसी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर। सो कीप वॉचिंग नॉलेज हैंगआउट। नमस्कार।